हेलो दोस्तों, आज हम लोग अपेक्स लर्निंग विद सूरज यूट्यूब चैनल पे आज हम लोग साइंस पीवाई क्वेश कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोगों ने पार्ट 1 में 15 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिया था। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है प्लीज़ उसे पार्ट 1 को भी देख ले। उसके बाद आज हम लोग पार्ट 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। जल्दी किसी बिना देरी के हम लोग अपने पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो 16 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। संयोजक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी सबसे अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उसी को हम लोग संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक नाभिक है, इस नाभिक मतलब ये नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर क्या होगा, ये जो कक्ष बने होंगे, इस कक्ष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इसके सबसे बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो जाएगी। इसी तरीके से हमसे पूछा है कि जिसकी परमाणु संख्या 14 है उसके संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था 2n² वाला, तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा जो फर्स्ट कक्षा होगा उसमें हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। हमारा जो दूसरा कक्षा होगा उसमें हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और जो तीसरा कक्षा बच जाएगा उसमें हम लोग 14 के अकॉर्डिंग बस 4 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हैं। मतलब जो हमारा सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट बनेगा, जो सबसे बाह्यतम कक्षा बनेगा, उसमें हम लोग बस 4 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हैं और बाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग फर्दर अपने 17 नंबर क्वेश्चन पे, हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा आवर्त सारणी वाला क्वेश्चन है। आवर्त में जैसे जैसे हम लोग, ये हमारा आवर्त हो गया, आवर्त में जैसे जैसे हम लोग किधर से किधर की ओर जाएं, बाएं से दाएं की ओर जाएं, किधर से किधर की ओर, बाएं से दाएं की ओर जब जाते हैं तब जो हमारा परमाणु त्रिज्या होता है वो परमाणु त्रिज्या कम होते जाता है। ठीक है दोस्तों, परमाणु त्रिज्या क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि सोडियम और कैल्शियम में जो सोडियम, कैल्शियम, ब्रोमीन और क्लोरीन, इस सब में जो सबसे छोटा आएगा वो ब्रोमीन और क्लोरीन सबसे दाएं साइड पर रहेंगे। ठीक है, सबसे दाएं साइड पर रहेंगे तो यही दोनों का जो त्रिज्या होगा वो सबसे छोटा होगा। अब आंसर तो हमारा कोई एक ही होगा, या तो ब्रोमीन या फिर क्लोरीन। तो इसके लिए हमको समझना होगा जो हमारा 17 नंबर वर्ग है। ठीक है, 17 नंबर वर्ग को हम लोग हैलोजन वर्ग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस हैलोजन वर्ग की खूबी क्या है, इस हैलोजन वर्ग में जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तब परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर हम लोग आते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। तो अब देखिए, सबसे पहले होता है इस हाइड्रोजन में फ्लोरीन, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, फिर आता है आयोडीन। सबसे पहले क्या आएगा, फ्लोरीन, फिर क्या आएगा, क्लोरीन, फिर क्या आएगा, ब्रोमीन, फिर क्या आएगा, आयोडीन। तो सबसे ऊपर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो क्या है, क्लोरीन। तो ब्रोमीन और क्लोरीन में किसका परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा हो जाएगा, तो आंसर होगा क्लोरीन। ठीक है, हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो देखिए कैसे निकालते हैं। हम लोगों ने पीछे एक केमिस्ट्री में सूत्र पढ़ रखा होगा, Q बराबर Ne एक सूत्र होता है जहाँ पे N जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, अगर यहाँ से हम लोग N निकालना चाहें तो N क्या आ जाएगा, Q/E। अब हमको पीछे आवेश दे रखा था कितना, एक कूलम। हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था कि कूलम जो होता है वो आवेश का मात्रक होता है। उसके बाद हम लोगों ने पीछे की कक्षा में पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है। तो कूलम से कूलम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब अगर हम इस डेसिमल को हटाएं तो कितना आ जाएगा, ऊपर में 10, तो ये कितना बच जाएगा, 10/16। और ये 10 के पावर -19 जो है ये घातांक के नियम के कारण से हम लोगों ने पढ़ा है 1/a⁻n होता है, तो वो a⁻+n हो जाता है। इसका मतलब है ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10 का पावर 19।
अब इसको सॉल्व करेंगे, कट करेंगे तो ये 2 से कट करेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 से जब इसको कट करेंगे तो ये आएगा 0.625। कितना आएगा? 0.625 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 19। अगर हम डेसिमल को एक शिफ्ट करते हैं तो हमको 10 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 टू दी पावर -1 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 19। तो ये कितना हो जाएगा? 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 80। तो एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 80। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? हमारा जो आंसर है उस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या? 19 नंबर, अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो जो अधातु होते हैं उसके बाहरी कक्षा में 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में लीजिए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है? एक अधातु है जिसका बाह्यतम कक्षा में अगर देखें तो 2,5 इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें एक अधातु की, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में देखें तो 2,6 आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो भी अधातु होंगे तो अधातु के बाह्यतम कक्षा में या तो 5 इलेक्ट्रॉन आएगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे या 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 8 नंबर। अगर हमसे धातु का पूछता कि धातु के बाह्यतम कक्षा में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो धातु के बाह्यतम कक्षा में या तो 1 आएंगे, 2 आएंगे या फिर 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए हमारा 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। तो किसकी संख्या समान होगी? तो ऑक्सीजन का देखिए 8 होता है, 8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 और 6 आएगा। फ्लोरीन का जो होता है वो 9 होता है, अगर निकालेंगे तो 2,7 आएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें हम लोग हाइड्रोजन की निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, और हीलियम की निकालेंगे तो इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर हम लोग आर्गन की, तो आर्गन हमें पता है कि इसका परमाणु संख्या 18 होता है, जिसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करें हम लोग पोटेशियम की, के मतलब पोटेशियम होता है। पोटेशियम की बात करें तो इसकी परमाणु संख्या 19 होती है। अगर हम ये निकालने जाए तो 2, 8, ठीक है, फिर 8 और लास्ट में कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से देखें तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन भी हमारा आंसर नहीं होगा, हाइड्रोजन और हीलियम भी हमारा आंसर नहीं होगा, आर्गन और जो हमारा पोटेशियम है ये भी आंसर नहीं होगा। तो दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, आर्सेनिक एंड बिस्मथ। एस क्या हो जाएगा? आर्सेनिक एंड बिस्मथ हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा आर्सेनिक होता है, आर्सेनिक की जो परमाणु संख्या होती है वो 33 होती है। आर्सेनिक की परमाणु संख्या कितनी होती है? 33। जब इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बिस्मथ की बात करें तो बिस्मथ की जो परमाणु संख्या होती है वो 83 होती है। अगर इसके भी बाह्यतम कक्षा निकालें इलेक्ट्रॉन की संयोजकता के आधार पे तो बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो देखिए दोनों के 5-5 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, हम लोग अपने 21वें नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि वर्ष 1911 में जो रदरफोर्ड थे, उनका पूरा नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इनके द्वारा सोने की जो अत्यंत पतली परत थी जिसको गोल्ड फॉइल कहा जाता है, इस गोल्ड फॉइल पे उन्होंने एक बॉम्बार्डिंग की थी, मतलब अल्फा कण की बौछार की थी। और इस अल्फा कण की बौछार करने से उनको जो है वो थोड़ा सा निष्कर्ष, मतलब कुछ देखने को मिलता है, कुछ ऑब्जर्वेशन होते हैं उनके, जिससे वो कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। तो क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि जो अधिकतर अल्फा कण है वो बिना विक्षेपित हुए सोने से निर्मित परत से बाहर निकल जाती है। मतलब ये कोई सोने की परत है तो इसके जो अल्फा कण आ रही थी वो सीधे ऐसे करके क्या हो जा रही थी? बाहर चली जा रही थी, बाहर की ओर गमन कर जा रही थी। तो इससे उनको पता चला कि जो हमारा परमाणु है, परमाणु के भीतर का अधिकांश भाग कैसा रह गया है? खाली रह गया। फिर उन्होंने और क्या देखा कि बहुत कम ही ऐसे अल्फा कण है जो अपने मार्ग से विचलित हो गए। मार्ग से विचलित होने का मतलब क्या? अगर ये हमारा अल्फा सोने की परत है तो ये अल्फा कण ऐसे गया और इससे टकरा करके किसी और डायरेक्शन में चले गए। क्या हुआ? किसी और डायरेक्शन में मूव कर गया। तो इससे उन्होंने देखा कि जो हमारा परमाणु है उसमें कुछ ना कुछ तो धन आवेशित कण है, क्योंकि अल्फा ऋण आवेशित कण जो धन आवेशित कण है उधर की ओर अट्रैक्ट होते हैं, वहां पे कुछ ना कुछ जो है वो प्रतिकर्षण देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए वो जो धन आवेशित कण है
वो उनके बारे में उनको थोड़ी सी जानकारी चली। उसके बाद देखा कि बहुत कम अल्फा कण है जो 180 डिग्री पर विक्षेपित होगी। 180 डिग्री पर विक्षेपित होने का मतलब क्या, ऐसे गई और ऐसे ही वापस आ गई, ठीक है, ऐसे गई और ऐसे ही वापस आ गई, तो वो 180 डिग्री पर बहुत ही कम अल्फा कण जो है वो विक्षेपित हो पाए, जिससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो संपूर्ण धन आवेशित भाग है और द्रव्यमान जो परमाणु का जो द्रव्यमान है वो बहुत ही कम और बहुत ही कम मतलब बहुत ही छोटे भाग में अवस्थित है, ठीक है। ये हमारे रदरफोर्ड जी का जो है वो मॉडल तैयार हुआ, जिससे उन्होंने अब निष्कर्ष के तौर पे कुछ चीजें बोली है जिसके बारे में फर्दर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए वही है, ये हमारा अल्फा कण हो गया, ये हमारा सोने का एक पत्थर हो गया, ठीक है, जिसपे ये अल्फा कण क्या हो रहा है, जा रही है, ये अल्फा कण क्या हो गई, सीधी निकल गई, ये भी अल्फा कण क्या हुई, सीधी निकल गई, ठीक है। और इसमें से कुछ अल्फा कण देखिए तो ये नाभिक के पास जा करके क्या हो गए हैं, विचलित हो गए हैं, ये भी नाभिक के पास जा करके क्या हो गए, विचलित हो गए, ठीक है। और इसमें से कुछ जो है ये 180 डिग्री बना करके क्या हो गए, लौट गए। तो इन्हीं तीनों के बारे में उन्होंने डिस्कशन किया और उन्होंने बताया कि ये जो बीच में चीजें हैं जिनको परमाणु का नाभिक बोला जाता है, इसी में संपूर्ण द्रव्यमान है परमाणु का और ये बहुत ही छोटा सा भाग है, ठीक है। इसके बारे में किसने बताया था हमें, रदरफोर्ड जी ने, जिनका पूरा नाम क्या था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, और कब बताया था, तो 1911 ईस्वी में, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, और निष्कर्ष निकाल करके एक मॉडल तैयार किया जिसको परमाणु का नाभिकीय मॉडल कहते हैं, जो कि रदरफोर्ड द्वारा तैयार किया गया था। इसमें पहला पॉइंट क्या बोला गया है कि परमाणु का संपूर्ण जो धन आवेश है और द्रव्यमान है यह कहाँ अवस्थित होता है, तो केंद्र में अवस्थित होता है। जो धन आवेश और जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो कहाँ अवस्थित होता है, केंद्र में अवस्थित होता है, जिसको हम लोग नाभिक कहते हैं, ठीक है, जिसे नाभिक कहा जाता है, ठीक। और नाभिक का जो आकार होता है वो परमाणु के कुल आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है, हम लोग पीछे की स्लाइड में देखें। उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्ष में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, एक निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं, गति करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, कुछ ऐसे कि जैसे हमारा सौर मंडल है और सौर मंडल के चारों ओर क्या करते हैं, जो ग्रह होते हैं वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो जो हमारा सूर्य हो गया उसको उन्होंने नाभिक बताया और जो ग्रह हो गया वो घूमने वाले इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक आकर्षण बल के द्वारा परस्पर बंधे होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है और बीच में जो नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बल लगते रहता है, जिसके कारण से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने पृथ्वी पथ पे घूम भी पाता है और अपने स्थान पे बने भी रहते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसी का एक पिक्चर देखते हैं, जैसे ये देखिए, इस पिक्चर में देखिए ये दिखाया गया है कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो गया, हमारा नाभिक हो गया जिसमें प्रोटॉन रहता है और इसी में न्यूट्रॉन रहते हैं। न्यूट्रॉन के बारे में उन्होंने तो नहीं बताया, लेकिन प्रोटॉन के बारे में बताया कि जो धन आवेशित कण होते हैं वो इसी केंद्र में होते हैं, ठीक है, जिनको उन्होंने नाभिक का नाम दिया। तो वो इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बताएं, प्रोटॉन के बारे में भी बताएं और द्रव्यमान के बारे में भी बता चुके हैं, ठीक है। और उन्होंने लिखा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने वृत्ताकार कक्षा में ही क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक। और उनकी तुलना उन्होंने इस सौर मंडल से की थी। तो इस सौर मंडल में ये क्या हो गया, हमारा सूर्य हो गया, और ये जो विभिन्न ग्रह हैं जिसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन माना, जो कि अपने वृत्ताकार कक्ष में क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसके लिए हमने ये थ्योरी पढ़ा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कण की एक पतली परत डाली गई थी। मतलब किसकी पतली परत डाली गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सोने की पन्नी की पतली परत डाली गई थी और उस पे अल्फा कण का प्रयोग किया गया, ठीक है। ये अभी हमने पढ़ा था, ठीक। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल किसका वर्णन नहीं करता। तो अभी हमने पढ़ा नाभिक की उपस्थिति का वर्णन किया था रदरफोर्ड जी ने, परमाणु के आवेश के बारे में भी बताया था कि जो प्रोटॉन होता है वो, उन्होंने प्रोटॉन के बारे में तो एग्जैक्ट नहीं बताया, बट उन्होंने बताया कि वो कोई ना कोई धन आवेश है जो नाभिक में रहता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन भी बताया कि ये ऋण आवेशित कण होते हैं जो कि चारों ओर घूमते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के बारे में भी बताया। तो किसके बारे में नहीं बताया, तो वो परमाणु के अस्थायित्व के बारे में नहीं बताए। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो इस तत्व में कितने सेल होंगे। ठीक, तो देखिए 13 के लिए आप इसका परमाणु संख्या जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए। तो प्रथम कक्षा में 2, दूसरे कक्षा में 8, 8 और 2 मिला के 10 हो गए, टोटल 13 तक जाना है। तो अब कितना बच जाएगा, 3। तो देखिए ये हमारा हो गया K, ये हो गया L, ये हो गया हमारा M। तो टोटल कितने कक्षा हुए, 1, 2 और ये 3, कितने हो गए, 3। तो परमाणु संख्या 13 के लिए कितने सेल होंगे, तो 3 सेल होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो देखिए 36 का अगर हम लोग लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने जाए तो क्या होगा, प्रथम कक्षा में 2 होगा, दूसरे कक्षा में कितना होगा, 8 होगा, तीसरे कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। 18 अब जोड़ी कितना हो गया, 2, 8, 10, 10 और 18 28 हो गए। हमको 36 तक जाने हैं तो अब कितने बच गए, 8। तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रख देंगे, 8। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आया, 2, 8, 18, 8। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, तो आपको इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने पड़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि प्रथम कक्षा में 2 आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे, तीसरे में 18 आएंगे, चौथे में 32 आएंगे। अगर नहीं है तो हम 8 रख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है। तो अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं अपने 26 नंबर क्वेश्चन। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बार जो है रेलवे के एग्जाम में पूछा गया, ALP में भी 2 बार पूछे गए हैं, 2018 में, ग्रुप डी में तो 4 बार में पूछे गए हैं अलग अलग डेट में। ठीक है, 2018 के एग्जाम में। तो देखिए क्या कह रहा है कि M कक्षा में समायोजित किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो जो हमारा M कक्षा है, ठीक है, तो M कक्षा शुरू कहाँ से होती है, K, फिर क्या आता है L, L के बाद क्या आएगा M, M के बाद क्या आएगा N। तो K की संख्या कितनी हो जाएगी, 1, L की कक्षा संख्या 2, M की कक्षा संख्या 3 और N की कक्षा संख्या 4, इसी तरीके से चलती जाएगी। अगर प्रथम कक्षा में बात करें तो हम सूत्र लगाएंगे 2n²। 2n² के अनुसार से देखें तो प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम L कक्षा में बात करें, दूसरे कक्षा में बात करें तो 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तीसरे कक्षा में बात करें तो 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और चौथे कक्षा में बात करें तो 32 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और हमसे किसके बारे में पूछा गया था, M कक्षा के बारे में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 18 नंबर। क्या आंसर हो जाएगा, 18 नंबर। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग फर्दर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी परमाणु के K कोष में समायोजित किए जाने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन। अभी हमने पढ़ा था ना कि जो K था, L था, M था, N था। K को हम लोगों ने प्रथम कक्षा बोला, L को हम लोगों ने दूसरी कक्षा बोला, M को हम लोगों ने तीसरी, N को चौथी कक्षा बोला। इसमें इलेक्ट्रॉन डालें किस सूत्र के अनुसार से, 2n², जिसके बारे में हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था पार्ट 1 में। तो इसके अनुसार से देखें तो इसमें आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें आ जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें आ जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन। तो हमसे किसमें पूछा है, K कोष में। तो K कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी है, 2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, B। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समान रासायनिक गुण वाले 2 तत्वों के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें देखिए तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न होगी। अगर भिन्न हो जाएंगी तो उनके रासायनिक गुण भी भिन्न हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं होगा। तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न होंगे। जब परमाणु द्रव्यमान ही भिन्न हो जाएंगे तो उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या मिलेगी नहीं, और मिलेगी नहीं तो रासायनिक गुण भी समान नहीं होंगे। मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। तत्वों के परमाणु द्रव्यमान समान होंगे, बिल्कुल समान होंगे। तो यही सिर्फ समान होने से नहीं होगा, इसका सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ए नंबर में क्या, जो उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन है, परमाणु द्रव्यमान सिर्फ सेम होने से नहीं होता है, उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, उनकी संख्या समान होनी चाहिए। जैसे हम लोगों ने पीछे देखा था आर्सेनिक और बिस्मथ में। ठीक है, तो वैसे ही संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होंगे तभी उनके रासायनिक गुण समान होंगे। ठीक है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए नंबर। ठीक, उसके बाद हम लोग चलते हैं 29 नंबर पे। ठीक है, तो देखिए 29 नंबर क्या है, बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को क्या कहा जाता है। अभी हम लोग शुरू से डिस्कशन कर रहे हैं। बाह्यतम कोष में जो भी इलेक्ट्रॉन अवस्थित होगा उसको क्या बोलेंगे, संयोजक इलेक्ट्रॉन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग डिस्कशन करते हैं 30 नंबर।
तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक तत्व के नाभिक में 15 इलेक्ट्रॉन है और 22 न्यूट्रॉन है। ठीक है, इनके कहने का मतलब क्या है, ये एक परमाणु हो गया, ये इसका नाभिक हो गया, इस नाभिक में जो न्यूट्रॉन है इसकी संख्या कितनी है, 22 है, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 22 है, और प्रोटॉन की संख्या कितनी है 15 है। और हमसे क्या पूछा, द्रव्यमान, इसके बारे में कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो किसी भी परमाणु का द्रव्यमान संख्या होता है वो द्रव्यमान संख्या किससे आता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन कितने हैं 22, प्रोटॉन कितने हैं 15, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 37। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को प्यार दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।